गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्रि। और खुशखबरी आपको सुबह से सब लोगों ने दी होगी कि आप एक ऐसे गौरवमयी संस्थान में पढ़ रहे हैं जहां पढ़ने वाले एक बच्चे ने 720 में से 720 नंबर लाए, 720 आउट ऑफ 720, है ना। तो आपके लिए टारगेट अब 720 को मेंटेन करके चलना है। 720 का जो टारगेट है वो बना रहे, किसी न किसी बच्चे को बना के चलना है। तो इसी विश्वास के साथ कि हम भी 720 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल 720 आउट ऑफ 720 लेकर आएंगे और मेहनत करते हैं, ठीक है। सो आप सब होमवर्क करना स्टार्ट कर दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सब पढ़ाई के रिदम में आ चुके होंगे और आप सब न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कभी भी किसी सवाल में डाउट आता है, किसी सवाल करने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। हैंड आउट की चिंता मत करिए, मैंने लिंक शेयर किया है, बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, मैं वहां भी डायरेक्ट लिंक शेयर कर देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट बदर अबाउट रिसोर्सेज, आप बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कल संडे रहेगा तो कल आपके पास होमवर्क और रहेगा, और जो मंडे क्लास होगी सुपर होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द होमवर्क, और मीनवाइल कभी आपको दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप सबको वीडियो दिख रहा है, आप सबको स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करिए यार। मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है सबको? ऑलराइट, आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है क्या? लेक्चर नंबर 6। कल हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट पे। तो इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको फील कराया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था किसी सब्सटेंस का वो वेट। क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा आपने? क्या क्वेश्चन पूछा था? जल्दी बताइए तनी बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा था ऑन व्हाट्सएप? यार आपने अगर कोई सवाल पूछा है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं तो आप उसमें फिर से क्वेश्चन मार्क बना के भेज दीजिए। आप मुझे कॉल करिए, ठीक है? ठीक है क्या? जो भी होगा मैं बता दूंगा। अभी क्लास के बाद आप मुझे तुरंत कॉल करना, बता दूंगा। क्लास के बाद तुरंत कॉल कर लीजिएगा, राइट? आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके? तो मैंने आपसे कहा था जो इक्विवेलेंट वेट होता है किसी सब्सटेंस का, वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से और सिल्वर के 108 ग्राम से तो रिएक्ट करता है, उसे डिस्प्लेस करता है। सवाल है सर आखिर हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही क्यों? सर आखिर ऑक्सीजन का 8 ग्राम ही क्यों? सर आखिर क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही क्या? या कुछ और भी एलिमेंट है जिनसे हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर सकते हैं, या ये केवल 3-4 एलिमेंट ही है? बिल्कुल, आप किसी भी सब्सटेंस के साथ इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस डिस्टल पेन का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो ऐसा नहीं मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ ही कराऊं, मैं इसे किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बता सकता हूं। पर हाँ, मुझे पता करना होगा कि मैं जिस सब्सटेंस के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूं उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितना है। फॉर एग्जांपल, ये जो डिस्टिल पेन है इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से नहीं होती है, ऑक्सीजन से नहीं होती है, क्लोरीन से नहीं होती है, सिल्वर से नहीं होती है, लेकिन इस बॉटल से होती है। मान लीजिए ऐसा कोई एलिमेंट है, तो मैं अब हाइड्रोजन मेथड नहीं लगा पाऊंगा, मैं अब ऑक्सीजन मेथड नहीं लगा पाऊंगा, मैं अब क्लोरीन मेथड नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं अब इस बॉटल की मदद से इसका इक्विवेलेंट वेट बता पाऊंगा। तो सबसे पहले अपने को इस बॉटल का इक्विवेलेंट वेट पता करना होगा। ये जो इक्विवेलेंट वेट है बॉटल का, मुझे पता करना होगा हाइड्रोजन मेथड से, ऑक्सीजन मेथड से, क्लोरीन मेथड से, सिल्वर मेथड से। मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 20। कितना आया? 20। तो अब मुझे पता चल गया कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 20। तो अगर इस डिस्टिल पेन का मुझे इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो मुझे देखना होगा इसका कितना वेट इसके 20 ग्राम से या तो रिएक्ट करता है या तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं इन चारों एलिमेंट के अलावा भी इस बॉटल की मदद से भी बता सकता हूं, किसी दूसरे अननोन एलिमेंट की मदद से भी बता सकता हूं किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का वो वेट जो दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन करे। इक्विवेलेंट वेट जो उसके इक्विवेलेंट है, जो उसके इक्विवेलेंट है, जैसे इसका कितना वेट उसके इक्विवेलेंट है, इसका कितना वेट हाइड्रोजन के 1 ग्राम के इक्विवेलेंट है, इसका कितना वेट ऑक्सीजन के 8 ग्राम के इक्विवेलेंट है। ऑक्सीजन का 8 ग्राम ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो सकता है। हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, हाइड्रोजन का
जो इक्विवेलेंट वेट होता है हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1। ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 8। ऐसा क्यों होता है सर? क्लोरीन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 35.5। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ो। बट ये जो आपके मन में सवाल है ना कि सर ऑक्सीजन का 8 ही क्यों होता है, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अदरवाइज इसकी कहानी डिटेल में बाद में आती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो इससे आप ऐसा समझिए कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जब कभी बनता है तो या तो H प्लस से बनता है या तो H माइनस से बनता है। H प्लस से भी बनता है H2, H माइनस से भी बनता है H2, और कोई दूसरा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट नाम से परिचित तो होंगे आप लोग, ज्यादा जानकारी नहीं, सब तो सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना है? +1। ठीक है, यहाँ पे कितना है? -1। यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 0। एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर का मतलब होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर का मतलब होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर चार्ज कितना है? 1। यहां पर चार्ज कितना है? 0। एक हाइड्रोजन +1 से 0 चला गया, तो एक हाइड्रोजन पे कितने का चेंज हुआ? 1 का। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो टोटल कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो मैं कहूंगा H2 के केस में जो एन फैक्टर है वो है 2। ठीक उसी प्रकार से H माइनस से अगर H2 बना तो -1 से कहां गया? 0। एक हाइड्रोजन -1 से कहां गया? 0। तो एक हाइड्रोजन पे कितने का चेंज है? 1 का। तो 2 हाइड्रोजन पे कितने का चेंज होगा? 2 का। तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। और हम सब जानते हैं एन फैक्टर पता चल जाता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान होता है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 2 बोले तो 2/2 बोले तो 1। मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसका इक्विवेलेंट वेट 1 होता है। इसी वजह से डेफिनेशन में कहा गया किसी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन की 1 ग्राम को से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे। ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है वो कैसे पता करें? ठीक है, तो समझिएगा जो ऑक्सीजन होता है अक्सर ऑक्साइड से बनता है। अभी फिलहाल हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। हमेशा ऑक्साइड कोई जरूरी नहीं है, वो क्या है कैसे वो बात की बात है, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल मैं इस चैप्टर को जस्टिफाई कर रहा हूं कि आप जो जान रहे हो वो कहां से आया। तो ऑक्साइड से बनता है O2। हमेशा ऑक्साइड कोई जरूरी नहीं, कभी कभी पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड से बनता है। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्साइड। दिस इज अवर केस, दिस इज अवर केस इन दिस चैप्टर। लेकिन क्योंकि आप सब पढ़ के आए हो, आप सबको थोड़ा बहुत पता है पेरोक्साइड नाम क्या होता है, तो मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं। ऑक्साइड से बना O2। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 0। तो एक ऑक्सीजन कहां से कहां गया? 2 माइनस से 0, -2 से 0, -2 से 0 कितने का चेंज? 2 का चेंज। एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज? 2 का चेंज। दो ऑक्सीजन पे कितने का चेंज? 4 का चेंज। एन फैक्टर क्या होता है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितने का चेंज हुआ? 4 का। एन फैक्टर कितना होगा? 4। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कितना? 32। एन फैक्टर कितना? 4। कितना? 8। लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन पेरोक्साइड से बना होगा तो पेरोक्साइड से यहां पे कितना चार्ज है? -1। वहां पे कितना चार्ज है? 0। कहां से कहां गया? -1 से 0। एक एटम पे कितने का चेंज? 1 का। दो एटम पे कितने का चेंज? 2 का। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। अगर पेरोक्साइड से बनेगा तो वही इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन अब 8 नहीं बच्चों, 8 नहीं, कितनी हो जाएगी? 16। लेकिन हम इस सिलेबस में, इस चैप्टर में केवल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड से पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 कितना होगा? Cl2 कितना होगा? तो आप सबने याद किया था 35.5। सर यही क्यों होगा? क्योंकि अक्सर जो Cl है वो Cl माइनस से बनता है। अक्सर जो Cl2 है वो Cl माइनस से बनता है। यहां पे कितना चार्ज है? -1। यहां पे कितना चार्ज है? 0। कितने का चेंज हुआ? 2 एटम पे, 2 का। एन फैक्टर कितना? तो इक्विवेलेंट वेट कितना? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 71/2 बोले तो 35.5। कुछ इस प्रकार से इन सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट आया। तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट इनके 1 8 35.5 से इसलिए डिफाइन है क्योंकि इनका इक्विवेलेंट वेट यही होता है। ये इक्विवेलेंट वेट का फील है कि किसी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या तो रिएक्शन करे या तो उसे डिस्प्लेस करे। सर ये तो फील था, पर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने को आना चाहिए फटाफट फॉर्मूला। कोई भी सवाल हमेशा एक फॉर्मूला जो कारगर रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी।
लेकिन फिर भी उसे एक फॉर्मूले की शक्ल में देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना होगा, फर्स्ट वाला बाद में लेता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। आप सबको पता है एसिड का एन फैक्टर क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। आप सबको पता है बेस का एन फैक्टर क्या होता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्या होगा, किसी भी सॉल्ट का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं। कैसे, जरा सुनिएगा ध्यान से। एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। मुझे NaCl का इक्विवेलेंट वेट लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, नंबर 1 केस कैसे लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl अपॉन 1। चाहे ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, कैसे देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, तो इसे मैं लिख सकता हूं एटॉमिक वेट ऑफ Na प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl अपॉन 1। बोलो हाँ या ना। एटॉमिक वेट ऑफ Na अपॉन 1, एटॉमिक वेट ऑफ Cl माइनस अपॉन 1, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक वेट ऑफ Na अपॉन 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl अपॉन 1। ये जो एटॉमिक वेट ऑफ Na अपॉन 1 है क्या, अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप उससे क्या कहते, सर Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट होगा, Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट होगा एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज। चार्ज कितना है 1, ऐसा नहीं लग रहा ये एटॉमिक वेट अपॉन 1 जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट है उसे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है नंबर 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं एक सवाल भी कराऊंगा और देखना कैसे सवाल कठिन हो जाता है जब ये कंसेप्ट लग जाता है, बेसिक सवाल। तो आप सबको याद रखना है कि हम किसी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो सर आपने कहा कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट मेथड को समझना होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड का आपने फॉर्मूला बताया और वो बताया ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मैंने कहा जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सर एन फैक्टर क्या होता है, तो मैंने कुछ कुछ केसेस बताए। फिर सवाल आया सर आखिर इक्विवेलेंट वेट का फील क्या है, तो आपको मैंने फील बताया। फिर सवाल आया सर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब अगला सवाल यह है कि सर आखिर किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो लेबोरेटरी में पता कैसे चलता है। किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हम पता कैसे करें। तो पता करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई थी रिएक्शन के बेसिस पे, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, सिल्वर से, ठीक उन्हीं डेफिनेशन पे अपने कुछ मेथड दिए। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा होगा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड मेथड, क्लोराइड मेथड, सिल्वर मेथड। नाम से मत जाइए, बहुत बेसिक बातें हैं। क्या है जरा सुनिएगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मेटल है, कोई एक एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन से। किससे होती है, हाइड्रोजन से। तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, ये जो अननोन सब्सटेंस जो मेटल है इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। अब अगर मैं इसमें कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाता हूं, तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कहता है कि यहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता। आप तो बस ये सोचो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सही रहेगा ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो सभी रिएक्टेंट का, सभी प्रोडक्ट का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपस में बराबर है। मेटल की अगर रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो एक बात तो पक्की है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल तो होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने लिखा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, किसका वेट, मेटल का। किसका इक्विवेलेंट वेट, मेटल का, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या लिखूंगा मैं,
वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से हमें एक डाटा पता है, बताओ वो क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, बोलो हाँ या ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है और वो कितना है? 1। सही है क्या? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन है 1 बेटा। अपने को पता क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब वो कैसे पता करें? तो मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे आएगा इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना है? 1। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आ गया किसी भी अननोन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट निकालने का, और वो क्या आया? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। अच्छा, याद करने का कितना आसान तरीका है। चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्लोराइड हो, ऊपर हमेशा एलिमेंट का वेट आएगा और नीचे जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिस मेथड की बात कर रहे हैं, उसका वेट आएगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा जिस मेथड की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका वेट आएगा? सबसे ऊपर मेटल का, नीचे किसका वेट आएगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि किस मेथड की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। मान लो ऑक्साइड की करते तो यहाँ पे क्या था? वेट ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट आएगा? जिस मेथड की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल किस मेथड की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे किसका वेट आएगा? हाइड्रोजन का। कितना होगा? ठीक है क्या? तो ये तो था अपना हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक उसी प्रकार से अगला मेथड है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ये भी फॉर्मूला जानने की आवश्यकता नहीं, फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, एक बार और देख लो। मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता हुआ। अगर कोई रिएक्शन हुआ, एक बात तो पक्की है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसका ग्राम इक्विवेलेंट? मेटल का। तो किसका वेट? मेटल का। किसका इक्विवेलेंट? मेटल का। किसका वेट? ऑक्सीजन का। किसका इक्विवेलेंट वेट? ऑक्सीजन का। हमें एक डाटा पता है, बोलो वो क्या? हमें एक डाटा पता है, बोलो वो क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन पता है? पता है। और वो कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8। सवाल खत्म हो गया क्या? तो सर यहां से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसका वेट नीचे इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना? 8। लो सॉल्व कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा। याद करना आसान है क्या? ऊपर मेटल का वेट, नीचे जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसका वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? अगर आप समझ गए हैं तो जरा सोचो क्लोराइड वाले का फॉर्मूला क्या होगा। सोचो क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। सोचिए क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। सोचिए क्लोराइड पूरा फॉर्मूला क्या होगा। ऊपर किसका वेट आएगा? मेटल का वेट। नीचे किसका वेट आएगा? क्लोरीन का वेट इनटू 35.5। तो आपके सामने है नेक्स्ट क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। इसे भी हमने कैसे सोचा होगा? ग्राम इक्विवेलेंट से। इसे भी हमने कैसे सोचा होगा? ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से। दिस क्लियर? जैसा मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया, जैसा ऑक्सीजन का बताया, ठीक उसी प्रकार से क्लोराइड। तो जब कभी किसी एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंट वेट पता करना होता है, तो कभी हाइड्रोजन मेथड लगाते हैं, तो कभी ऑक्सीजन मेथड लगाते हैं, तो कभी क्लोराइड मेथड लगाते हैं, तो कभी सिल्वर डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाते हैं। इन्हीं सभी मेथड्स की मदद से हम अननोन एलिमेंट का, अननोन मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं। इक्विवेलेंट वेट which is very important for questions of gram equivalent। तो ग्राम इक्विवेलेंट के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट को पता करना होगा और इन मेथड से पता किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि भैया अपना ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट को अपन ने फील किया, इक्विवेलेंट वेट की कैसे कैसे मेथड्स पे बात करी। अब यहाँ पे आता है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अब आने वाला है नंबर सवालों का, पर सवालों के पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता क्या है। क्या आप सबको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड, वेरी गुड इतिका बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
ठीक है, क्या आप सबको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? बोलो बोलो। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, उसे आप बोल सकते हैं वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर। किसी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने दो तरीका बताया, क्या आपको याद है? किसी आयनिक कंपाउंड का एन फैक्टर निकालने का मैंने आपको दो तरीका बताया, क्या आपको याद है? आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने दो तरीका बताया, क्या आपको याद है? बिल्कुल, एक तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर और दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। बहुत अच्छे, ये तो सारी बातें हो गई इक्विवेलेंट वेट की, फैक्टर की। अब सवाल है कि सर इक्विवेलेंट वेट का क्या केवल एक यही फॉर्मूला है या और भी कोई फॉर्मूले हैं? क्योंकि आप सब थोड़ा बहुत पिछला पढ़ के आए हैं, तो आप सब ने नाम तो सुना है, नहीं समझा है, समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम आपने नॉर्मेलिटी का नाम सुना है, आपने मोलैरिटी का नाम सुना है, आपने जाना है ये है क्या। तो एक बार हम ग्राम इक्विवेलेंट को उसके फॉर्म में भी लिख लेते हैं। कैसे? सबसे पहला अपना फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सही है क्या? अभी मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पहचान कौन? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल। इसका मतलब मैं इसे क्या कह सकता हूं? मोल। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला हो सकता है मोल इनटू एन फैक्टर। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। तो अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला क्या आया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? मोल इनटू एन फैक्टर। और क्या हो सकता है? आप सब ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम यहां से भी कह सकते हैं सर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बहुत अच्छे। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो अभी थोड़ा सा याद कर लो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सबको याद है तो आप सबने पढ़ा है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो जहां नॉर्मेलिटी है मैं वहां मोलैरिटी लिख सकता हूं, तो अपना एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए ग्राम इक्विवेलेंट के, ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए ग्राम इक्विवेलेंट के। एक बार सभी फॉर्मूले को जहां है वहीं बोलेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। क्लियर? ये सारे फॉर्मूले आगे भी आएंगे, अभी कुछ एक सवाल मुझे कराने हैं तो इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको बताए। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये तो सारी बात हो गई, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। पहला सवाल 1.2 ग्राम। सवालों से हमने जो सीखा है, सवालों से हम जो फॉर्मूले याद कर रहे हैं, सवालों से हमने जो फील किया है उसे और परिपक्व करते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स का करना जरूरी है जब हम कभी कोई छोटी मोटी कंसेप्ट या थ्योरी पढ़ते हैं। तो आप सबके सामने सवाल है, वेरी वेरी सिंपल सवाल। कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लाइन से सही आंसर आ रहे, क्या बात है, मतलब सबको समझ में आ गया है। 1.2 ग्राम of metal ion combine with 4.8 gram of oxygen and form an oxide, then find the equivalent weight of metal। अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो एक अपन कर लेते हैं फील्ड मेथड से। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक अपन कर लेते हैं फील्ड मेथड से। तो फील्ड मेथड से कैसे करेंगे यार? अपने को पता है किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन करे, उससे कंबाइन हो या उसे डिस्प्लेस करे। तो यहां पे तो लिखा है 4.8 ग्राम। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा 4.8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है 1.2 ग्राम मेटल। मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 1.2 ग्राम मेटल। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 8 इंटू 1.2 अपॉन
सॉरी 1.2 अपॉन 4.8 है ना, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 8 इंटू 1.2 अपॉन 4.8। इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। चाहे ऐसे कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या, वो ऑक्सीजन वाला। क्या बताया था आपको, फॉर्मूला याद है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, ऊपर किसका वेट आएगा, बोलो बोलो, ऊपर किसका वेट आएगा, मेटल का, नीचे किसका वेट आएगा, ऑक्सीजन का, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, 8। चाहे ऐसे कर दीजिए, तो वैल्यू सारी पुट करेंगे, 1.2 इंटू 8 अपॉन 4.8, आंसर वही आएगा 2। ठीक है क्या, इसका हंड्रेड सॉल्यूशन भी है, तो आंसर इज 2। अगर आप सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, स्क्रीन पर है अगला सवाल, बढ़िया सवाल। x1 gram of metal form an oxide which have weight x2 gram, then find equivalent weight of metal, then find equivalent weight of metal। ब्राउजर को रिफ्रेश करो बेटा, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते रहिए। स्नेहा बेटा आपका आंसर गलत है, सोहिनी बेटा आपका गलत है, इतिका आपका भी गलत है। जल्दबाजी में आंसर नहीं दे, बहुत ध्यान सवाल पढ़ेंगे, यही गलती आप एग्जाम में करते हैं, क्यों वही गलती बार बार कर रहे हैं, जल्दबाजी। सवाल को ढंग से, सवाल पढ़ने में पेशेंस रखिए, सवाल को जल्दबाजी मत पढ़िए। अंकिता बेटा आपका आंसर सही है, कई बच्चों के आंसर सही आने लगे हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िए। ऑल राइट, अ वेरी वेरी सिंपल सवाल, पहले फील से कर लेते हैं, ठीक है, पहले फील से कर लेते हैं। फील कैसे करेंगे, देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करें। अब ये क्या कह रहा है कि x1 ग्राम ऑफ मेटल, मतलब वेट ऑफ मेटल अपने को दे रखा है, वेट ऑफ मेटल कितना है, x1 ग्राम, ठीक है, और लिखा है इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विच हैव वेट x2 ग्राम। ये ऑक्साइड का वेट है, ये ऑक्सीजन का वेट नहीं है, ये उसके ऑक्साइड का है, मतलब मेटल ऑक्साइड का है, मतलब ये कंबाइन वेट है, और अपने को किसका वेट चाहिए, केवल ऑक्सीजन का। तो मैं क्या कहूंगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड कितना वेट है, x2 माइनस x1, ये किसका वेट आया, ऑक्सीजन का। अब हम लगाते हैं वही फील मेथड, क्या, अच्छा, x2 माइनस x1 ग्राम से रिएक्शन करता है मेटल का x1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से होगा 8 इंटू x1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहे ऐसे कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, तो फॉर्मूला आपके सामने लगाया, आंसर पाया 8x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है क्या, किसी कोई सवाल में डाउट है क्या, रेज योर हैंड, किसी कोई सवाल में डाउट है क्या, जबरदस्ती नहीं, अगर आपने सुना है आपने किया है तो किसी कोई सवाल में डाउट है क्या, रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, नंदनी बेटा क्या डाउट है आपको इसमें, डाउट लिख के भेजिए, डाउट क्या है, डाउट क्या है, जब मैं सॉल्व करूं तो आपको सुनना है यार, जब मैं सॉल्व करूं तो आपको सुनना है, ठीक है, आप नहीं सुनेंगे, आप अपने सवाल में लगे रहेंगे तो डाउट आएगा। बहुत सिंपल सवाल था कि भाई अपने को फील मेथड नहीं समझ में आया यार, अपने को समझना क्या है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कौन सा वेट है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट है जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम, जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या तो रिएक्शन करें या तो उसे डिस्प्लेस करें। तो मुझे समझना है कि इस मेटल का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, मुझे समझना है कि इस मेटल का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, मुझे समझना है कि इस मेटल का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। तो पहले देखते हैं कितना ग्राम कितने से कर रहा है, फिर देखते हैं 8 ग्राम से कितना करेगा। तो सवाल में कह रहा है कि मेटल का x1 ग्राम है और ऑक्सीजन का वेट हमने निकाल लिया, ऑक्सीजन का वेट निकाला तो समझ में आया ना, ऑक्सीजन का वेट निकाला ये तो समझ में आया ना, x माइनस x1, तो x2 माइनस x1 ग्राम किसका वेट है, ऑक्सीजन का। तो ऐसे सोचो ना कि x1 ग्राम मेटल का x2 माइनस x1 ग्राम
से रिएक्शन कर रहा है, X2 माइनस X1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। कितने ग्राम मेटल के? X1 ग्राम। मुझे पता क्या करना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्शन करेगा, क्योंकि 8 ग्राम से जो रिएक्शन करता है वही तो इक्विवेलेंट वेट है ना। तो X2 माइनस X1 ग्राम ऑक्सीजन, X1 ग्राम मेटल से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन X1 अपॉन X2 माइनस ग्राम मेटल से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन 8x1 अपॉन x2 ग्राम मेटल से। ये किसका वेट है? मेटल का। जो किससे रिएक्शन कर रहा? 8 ग्राम से। अरे जब किसी सब्सटेंस का वेट 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वही तो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इज दिस क्लियर? बहुत अच्छे, समझ में आ गया आप? ठीक है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगले सवाल का आंसर आ रहा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने में दिक्कत आ गई बेटा, लेकिन आप फिर भी इसे सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने वो ध्यान नहीं दिया लास्ट में, वो उसमें एनिमेशन नहीं हो पाया, इस चक्कर में वो रह गया। फिलहाल आप सबके सामने सवाल है, इन अ मेटालिक ऑक्साइड 20% मेटल इज प्रेजेंट, देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। एक मेटालिक ऑक्साइड है, उसमें मेटल का 20% प्रेजेंट है, अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर तो लिखा ही है, आप सबका भी सेम आंसर आ रहा है। मुझे उम्मीद है सॉल्व करके आ रहा है। 8/3 कहां से आता है बच्चों का आंसर यार? 8/3 कहां से आता है? हिंट देता हूं मैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। 100 ग्राम मान लो ना, मान लो मेटल ऑक्साइड, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए हिंट है। मान लो मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम है, मान लो मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम है और मेटल उसमें से 20% यानी कि 20 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम? 80 ग्राम। जिनको नहीं बन रहा, मैं देख रहा हूं लाइन से 2 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, फिर भी जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए हिंट है। क्या ऐसा कोई है जिससे सवाल नहीं बन रहा है? मैं चाहता हूं इसका आंसर आप सब दें, चाहे फील्ड मेथड से दें चाहे फॉर्मूले मेथड से दें। क्या ऐसा कोई है जिससे सवाल नहीं बना? मैंने कहा परसेंट दिया है तो आप पूरे सैंपल को 100 मान लीजिए, पूरे सैंपल को 100 मान लीजिए। तो मान लो हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूं, किसी बच्चे ने पूछा नहीं लेकिन जल्दी से बता देता हूं। मेटल ऑक्साइड है, मान लो जो मेटल ऑक्साइड है ना, M2O(X) लेते हैं, ठीक है। MO इसकी वैलेंसी नहीं पता तो X इसकी पता है, 2 ऑक्साइड है, तो क्या बन गया फॉर्मूला M2X। मान लेते हैं M2OX का वेट है 100 ग्राम, ठीक है। अभी उसका वेट है, इसमें से जो मेटल है वो 20% है, 100 का 20% कितना हुआ? 20 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 80 ग्राम। चलो फील्ड मेथड लगाएं, मुझे पता करना है कि इस मेटल का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। मुझे यह पता है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन से 20 ग्राम रिएक्शन कर रहा, मुझे यह पता है। 80 ग्राम ऑक्सीजन से 20 ग्राम मेटल रिएक्शन कर रहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे यह पता करना है कि 8 ग्राम से कितना ग्राम मेटल रिएक्शन कर रहा है। तो 80 ग्राम से 20 ग्राम, तो 1 ग्राम से 20/80 ग्राम, तो 8 ग्राम से 8 इंटू 20/80 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ठीक है क्या? बाकी अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए प्रिंटेड तो ये भी लिखा हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसा करते हैं, आप तो एक काम करो यार, इक्विवेलेंट मास बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है, और आप सब जानते हैं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट को आप m लेके चलो, क्या लेके चलोगे? m। आप तो मुझे सभी ऑप्शंस में एन फैक्टर बताइए, खेल तो एन फैक्टर निकालने का है। सबसे पहले बताइए CsI3 में, CsI3 में एन फैक्टर कितना आएगा? कुछ बच्चे लिख रहे हैं 3, बहुत फेमस सवाल है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सबका ध्यान मुझे स्क्रीन पे दीजिए। CsI3 का जो डिसोसिएशन होता है वो ऐसे होता है, CsI3 का डिसोसिएशन ऐसे होता है, Cs प्लस प्लस I3 माइनस। सीजियम पे कभी 3 पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा भाई, अल्कली मेटल है, +1 चार्ज आएगा, उसमें कभी 3 प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज है 1, इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना है 1। क्लियर क्लियर क्लियर। सेकंड वाले का Hg2Cl2, Hg2Cl2 एन फैक्टर, Hg2Cl2 एन फैक्टर, Hg2Cl2 एन फैक्टर। यार कुछ लोग 1 लिख रहे हैं, कुछ लोग 2 लिख रहे हैं, ये भी डाउट है, ये भी बड़ा फेमस केस है।
Hg2Cl2 का जो डिसोसिएशन ऐसे होता है Hg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 प्लस, तो इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है 2, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आप कैसे लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, इसका कैसे लिखोगे पहले वाले का लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। इसी प्रकार से अगला बताएंगे यार, इसका तो आप सब आंसर बताएंगे K3 एफिशिएंट होल 6, मुझे लाइन से एक नंबर दिखना चाहिए K3 एफिशिएंट होल 6 का एन फैक्टर है 3, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, K3 3K प्लस तो 3 माइनस 4 जाएगा, 3 माइनस 4 जाएगा, वही इसका एन फैक्टर है, सो एन फैक्टर इज इक्वल टू 3, H3BO3 का एन फैक्टर 1, H2C2O4 का एन फैक्टर, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर H2C2O4 का एन फैक्टर 2, फॉस्फेट आयन का एन फैक्टर, फॉस्फेट आयन का एन फैक्टर 3, फॉस्फेट आयन का एन फैक्टर 3, सही है, सही है, बहुत अच्छे सब लोग। बच्चों को डाउट आता है CSI3 Ag2Cl2, इन दोनों केस को दिमाग में रखेंगे, ठीक है क्या, ठीक है क्या। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, अगेन इसका आंसर भी m के फॉर्म में देना है, m अपॉन एन फैक्टर, आप तो मुझे एन फैक्टर की वैल्यू बताइए। एक बच्चे ने पूछा है सर H3BO3 का 1 क्यों है, यार मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, बट वही है कि आप ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो हम लोग इसे बताते नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आइडिया दिया था बेटा, है ना। बाकी डिटेल में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि क्यों बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है। बोरिक एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या है, बोरिक एसिड H प्लस देता नहीं, OH माइनस आयन लेता है। आप ये सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। अभी फिलहाल एक फैक्ट के रूप में याद करो कि बोरिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो 1 है, बोरिक एसिड H3BO3 का जो एन फैक्टर है वो है 1, वो है 1। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर जो सवाल लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग चेंज। एक रिएक्शन लिखी है H3PO4 plus 2 NaOH gives Na2HPO4 plus 2H2, है ना, ये रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन में अपने को बताना है कि H3PO4 का फैक्टर कितना, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे लिख रहे हैं m/3, अगर मैं आपसे सवाल पूछता H3PO4 का फैक्टर कितना है तो आपका आंसर 3 होता। अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि H3PO4 का एन फैक्टर कितना है तो आपका आंसर 3 होता, लेकिन जब मैं रिएक्शन लिख के आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप आंख बंद करके जवाब नहीं देंगे, आप रिएक्शन में चेक करेंगे कितने H प्लस आयन रिप्लेस हुए हैं, बिकॉज किसी एसिड का जो फैक्टर होता है वो रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है, वो रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है। तो H3PO4 से क्या बन रहा है Na2HPO4, यहां अगर मैंने रिएक्शन नहीं लिखी होती, ये रिएक्शन नहीं होती और फिर मैं आपसे पूछता, ऑब्वियसली आपका आंसर 3 होता, लेकिन अभी रिएक्शन लिखी है। यहां कितने हाइड्रोजन है 3, यहां कितने हाइड्रोजन है 1, मतलब कितने आयन रिप्लेस हुए हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेसिएबल H प्लस आयन इज इक्वल टू 2, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं 2, मतलब इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है 2, इसका एन फैक्टर कितना है 2, इज दिस क्लियर। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ऑलराइट, आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैं देखता हूं सच में इसका आंसर कौन निकालता है। आंसर नहीं देखे वो भी नहीं हुआ है, इस सवाल को अटेम्प्ट करें, देखते हैं कौन इसका आंसर निकालता है। सवाल में एक बार पढ़ देता हूं, 10 ग्राम मेटल क्लोराइड when treated in several processes gives 8 grams of metal oxide, gives 8, नहीं आंसर देख के मत बताओ, इतना जल्दी आंसर आ नहीं सकता, जो बच्चा सॉल्व करेगा उसका आंसर इतना जल्दी आ नहीं सकता, जो आंसर देख के बता रहे हैं वो बता रहे हैं। ऋतु, तनिष्का, अनुष्का, आप सब आंसर देख के नहीं बताएंगे, आंसर सॉल्व करेंगे फिर मुझे बताएंगे, पहले सवाल को सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे। 10 ग्राम मेटल क्लोराइड when treated in several processes gives 8 gram metal oxide, what will be the equivalent mass of metal? सॉल्व हो गया है, क्या बात है, बहुत अच्छे ऋतु बेटा, वेल डन।
एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। मंडे और ट्यूसडे को केवल मंडे और ट्यूसडे को केवल आपकी क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा 8:30 AM से लेकर। मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास का टाइमिंग 8:30 से स्टार्ट होगा, क्लियर। और इवनिंग का टाइम 3 PM 3 बजे से स्टार्ट होगा। हमेशा नोटिस बोर्ड चेक करते रहें, वहां लेक्चर्स वगैरह देखते रहें। अभी फिलहाल ये अनाउंसमेंट है मंडे और ट्यूसडे की क्लास के लिए केवल। मंडे को आपकी क्लास स्टार्ट होगी 8:30 AM मॉर्निंग में, 3 PM इवनिंग में। ऑलराइट, तो कुछ बच्चों से सवाल बन गया है और कुछ बच्चे लेकिन सर समझ में नहीं आया है। मैं कह रहा हूं ये अच्छा सवाल है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, इसे कैसे करें जरा देखिएगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड का 10 ग्राम है, ठीक है। उसकी रिएक्शन होती है, तो कई प्रोसेसेस में रिएक्शन करने के बाद वो 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड देता है। मेटल ऑक्साइड का कितने ग्राम देता है बेटा? 8 ग्राम। मेटल ऑक्साइड का कितने ग्राम देता है? 8 ग्राम। और मेटल क्लोराइड कितने ग्राम है? 10 ग्राम, ठीक है। वही मेटल क्लोराइड है, कई प्रोसेस में ट्रीटमेंट होता है और वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो इमेजिन करिए ये मेटल क्लोराइड है, ठीक है। मेटल क्लोराइड है तो MCl1X, तो अपन क्या फॉर्मूला मान लेंगे इसका? MClX। मेटल ऑक्साइड है तो क्या फॉर्मूला मान लेंगे? M2O। तो वो कह रहा है कि पहले वो मेटल क्लोराइड था, बहुत कुछ होता है, न जाने किस किस मेथड से वो गुजरता है और फिर वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता हुआ। मुझे तो बस इतना पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट तो भैया दोनों का इक्वल होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मैं तो बस ये कह सकता हूं कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। क्या आपको पहला स्टेप समझ में आया कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे इक्वल होगा? दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। उसके बाद तो सवाल में कुछ था ही नहीं। अपन ने सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किया। जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट हो गया, अब लगाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। क्या आप सबको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है? सर हमें तो बहुत सारे फॉर्मूले याद है। मैंने कहा कौन कौन से? सर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला, मोल इंटू एन फैक्टर वाला, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम वाला। मैंने कहा डाटा देखो, डाटा किसका दिया है? डाटा किसका दिया है? वेट का। तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? वेट वाला। बच्चों मुझे ग्राम इक्विवेलेंट का वेट वाला फॉर्मूला बताएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने ही वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, तो लगा रहा हूं वो फॉर्मूला में, तो कैसे लगाऊंगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अपने को वेट दे रखा है, बोलो कितने ग्राम है? 10। अब लिखना है इक्विवेलेंट वेट, किसका लिख रहा हूं मैं? मेटल क्लोराइड का। तो कैसे लिखूं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, चाहे तो वैसे लिखूं चाहे तो ऐसे लिखूं। कैसे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, वैसे यहां पे लिखूं। वेट कितना? 8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, 8 है, सॉरी वो 8 है। समझ पाए क्या? सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किया, फिर ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट किया, फिर इक्विवेलेंट वेट को अपन ने ऐसे लिखा, जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको आयनिक कंपाउंड के लिए बताया था। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिख लिया। इसे सॉल्व करेंगे, यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा। इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है, तो मैं जो मैंने लिखा है उसे मिटा देता हूं। इज दिस क्लियर? हमने सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किया, फिर हमने इक्विवेलेंट वेट वाले फॉर्मूले को रखा और इक्वेशन को सॉल्व किया। आंसर आता है 102। इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर इक्वल क्यों होगा? यार यही तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, यही तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। यही तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कि जब कभी रिएक्शन होती है, किसके बीच में होती है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, तो मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। हाँ, आपका जवाब हो सकता है, सवाल हो सकता है कि सर आखिर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ही क्यों होता है? सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल ही क्यों होता है? इसका भी आंसर है, पर आज अभी वो आंसर देना उचित नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, फिर अपन उसके बाद करेंगे। अभी तो आपको ये मानना है कि साहब सभी का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा, सभी का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो मैंने इस सवाल में, क्योंकि मेटल क्लोराइड था, मेटल क्लोराइड है, ठीक है, तो MClX। फिर यहां से क्या बन रहा है?
देखा था, मेटल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड इन सेवरल प्रोसेसेस, वही मेटल क्लोराइड है, उसे कई प्रोसेस में हम ट्रीट कर रहे हैं, फिर वो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। वो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। तो यही वाला मेटल क्लोराइड क्या बना, इसे आप ऐसे समझ लो, MClX प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, दुनिया भर के स्टेप होंगे, क्या मतलब है, ये जाके क्या बन गया, M2OY। इनका 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 सबका ग्राम इक्वलेंट इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ABCD से हमें मतलब नहीं है, हमें क्लोराइड और ऑक्साइड से मतलब था। क्लियर है क्या। तो अपने अपन ने क्या किया कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट किया और फिर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला रख के सॉल्व किया। और अपना बेटा कहां समझ में नहीं आया, आप लोग सुनते नहीं यार, कहां समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने पूछा है सर नहीं समझ आया, कहां नहीं समझ में आया अपना बेटा, प्लीज फील फ्री टू आस्क, कहां नहीं समझ में आया। फुल ये मत देखो कि मैंने क्या किया, ये देखो कि मैंने यही क्यों किया। नहीं, जिनको आ गया दैट्स वेल गुड। नीचे प्लस क्यों किया रे यार, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, कुछ देर पहले बताया था, तब आप सो रहे थे क्या। जागो, घर में बैठे बैठे बच्चे सोते भी रहते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सो भी रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपको दिख रहा है क्या। ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी सॉरी, मान सकता हूं ये भी हो सकता है, हाँ ये बढ़िया बात है। नहीं अगर ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो बच्चों से बोलो नहीं देखा सो गए तो कुछ कह ही नहीं सकते। अभी तो अपने पास आंसर है, साहब कनेक्शन प्रॉब्लम थी। ऑलराइट बेटा, मैं कुछ देर पहले समझा रहा था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही जो कंसेप्ट है, मतलब एक तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एक तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वो तो है ही सही, वो तो जिंदा दिल फॉर्मूला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपन किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो मैंने इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस सवाल को सॉल्व किया। जो सवाल अभी अपन ने सॉल्व किया था, तो अपन ने यही फॉर्मूला लगाया है ना, 10, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट, कितना वेट है 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, लिख रहा क्लोराइड का, तो MClX इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा 8 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड M2OY, राइट। अब इक्विवेलेंट वेट को मैं लिखूं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर, पर वैसा लिखने से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है यहां पे, तो मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा। अभी क्लियर है क्या, अभी सबको क्लियर है क्या। MClX कैसे लिखें, बचपन की बातें याद करो। MCl, इसका मुझे फैक्टर नहीं पता है तो X मान लो, इसका मुझे पता है क्लोराइड 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा MClX। अब पूछो ऑक्साइड कैसे लिखे, ऐसे MO, इसका कितना है 2, इसका कितना X, तो क्या बनेगा M2OX, ऐसा लिखते थे ना बचपन में। ऑलराइट, क्या सबको समझ में आ गया। जो मैंने लिखा है इसे मिटा रहा हूं ताकि आपके पास एक क्लियर कट प्रिंटेड सॉल्यूशन रहे। एंड द करेक्ट आंसर इज 102। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, कई सारों ने दिया था, 102 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छे। गहरी सांस लो, याद करो हमने क्या पढ़ा, याद करो हमने क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा, ऑक्साइड मेथड पढ़ा, क्लोराइड मेथड पढ़ा। मैंने कहा फॉर्मूले याद है तो अच्छी नहीं बात है, नहीं याद है तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो। अगर आप सीख रहे हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। 1.2 ग्राम metal displaces 1.12 liter of hydrogen at NTP. कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है, अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है, अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। मेटल के 1.2 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1.12 लीटर है। अब हम सोच रहे, सर ने कहा था या तो फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाते तो वेट पता होना चाहिए, अपने को तो वॉल्यूम दिया है। यार वॉल्यूम से वेट नहीं निकल सकता क्या, वॉल्यूम से वेट निकल सकता कैसे, वॉल्यूम से निकाल लो मोल, मोल से निकाल लो वेट। यार आंसर तो आना चाहिए, सभी लोग ट्राई करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सभी इस सवाल का आंसर दें।
बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे बच्चों, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना, सवालों को अटेम्प्ट करना आपको बेहतर बना रही है। मैं देख रहा हूं हर आंसर कई सारे बच्चों के आ रहे हैं। ऑल राइट, 1.2 gram metal displaces 1.12 liter of hydrogen NTP. Calculate equivalent weight of metal. मैं सोच रहा हूं फील मेथड से। चलो अब आपने कर लिया, मैं सोच रहा हूं। सर ने कहा था, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, सर ने कहा था किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम को डिस्प्लेस कर दे या उससे रिएक्शन कर ले। तो अपन पता करें कि 1.2 ग्राम मेटल हाइड्रोजन के कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। अपन पता करें कि 1.2 ग्राम मेटल हाइड्रोजन के कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। पर यार इसने तो वॉल्यूम दिया है, मुझे ग्राम पता करना है, मुझे वेट पता करना है। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले अपन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो मोल कितने आ गए, 1.12 अपॉन 22.4। यहां से मेरे पास मोल आ गए। मोल आ गया तो वेट आ गया, वेट आ गया, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोल ही तो निकालना था यार, उसके बाद तो सवाल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो अपन ने उसको सॉल्व किया बेटा, तो कितने मोल आ गए, 0.05। कितने मोल आ गए, 0.05। 0.05 मोल आ रहे हैं क्या, बताना जरा कितने मोल आए, 0.05। ठीक है, ये मोल आ गए। हमें निकालना क्या है, वेट। हमें निकालना क्या है, वेट। तो चलो वेट निकाल लें। तो मोल आ गए, अब निकाल लेते वेट। तो वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट आ गया, 0.1 ग्राम। कितना वेट आ गया, 0.1 ग्राम। ये जो वेट है ये हाइड्रोजन का वेट है जो 1.2 ग्राम मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, जो 1.2 ग्राम मेटल से डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा, अच्छा 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है 1.2 ग्राम मेटल से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा 1.2 अपॉन 0.1 ग्राम मेटल से। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे फील्ड मेथड से कर लो, वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1। वेट ऑफ मेटल कितना, 1.2। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना, 0.1 into 1। कुछ भी करो, आंसर कितना, 12। आंसर कितना, 96 कहां से आ रहा है, आंसर कितना, 12। इज दिस क्लियर। हेलो हेलो हेलो, थके तो नहीं, थक गए क्या न्यूमेरिकल करते करते, आप सबके सामने है। ऑल राइट, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इसका भी सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.126 gram acid, 0.126 gram acid is completely neutralized by 100 ml of 0.1 molar NaOH. What will be equivalent mass of acid? सवाल हमसे एसिड का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। 0.126 gram acid is completely neutralized by 100 ml of 0.1 molar NaOH. जो लोग सवाल को नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, देखिए यार, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, तो ऐसा मानिए कोई अननोन एसिड है, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ हुई। अब एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है, ठीक है। तो जब एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, सॉल्ट बन रहा है, कितना बन रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि अगर एसिड और बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब एसिड कुछ भी नहीं बच रहा है, बेस कुछ भी नहीं बच रहा है, दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो एक बात तो पक्की है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। अब देखो कि अपने को ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा लगाना है। एक जगह दिया है वेट तो वेट वाला, एक जगह दिया है मोलैरिटी तो मोलैरिटी वाला। डाटा देखकर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं ये सवाल आप सबके सामने सॉल्व कर रहा हूं। पहले ये बताओ कि सवाल का आंसर कितने लोगों का नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं नहीं पूछ रहा हूं सही आया, मैं पूछ रहा हूं आंसर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कर ही नहीं पा रहे, सोल्यूशन देख रहे हैं।
ऑल राइट बेटा, तो सब लोग देखिएगा, है कुछ बच्चे है ना, तो सब लोग देखिएगा 0.126 ग्राम एसिड। एसिड का कितना ग्राम है? 0.126 ग्राम, ठीक है, मैं यही साइड में कर रहा हूं, ठीक है, 0.126 ग्राम है। अब एसिड है तो लिख लिया एसिड, बेस की रिएक्शन हुई तो बना सॉल्ट। मुझे सॉल्ट से मतलब नहीं है, यहां लिखा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, मतलब इन दोनों की रिएक्शन हो गई, कुछ भी नहीं बचा है, रिएक्शन हो रही है, तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता, बस जो पता है वो ये कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा लगाएं? अरे एसिड का वेट दिया है तो एसिड में वेट वाला लगाएं, वो क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बेस में कौन सा लगाएं? देखो डाटा किसका दिया है? मोलैरिटी का, तो चलो मोलैरिटी वाला लगाते हैं, जिनको नहीं याद हुआ उनको हम बता देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मोलैरिटी वाला फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, तो यहां लिख देते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में तो वो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा। ये तो हमने कर लिया। अब हमें पता क्या करना है? हमें तो इक्विवेलेंट वेट पता करना है। किसका? एसिड का। क्या बाकी सारे डाटा दिया हुआ है? दिया हुआ है। वेट कितना दे रखा है? 0.126। इक्विवेलेंट वेट पता करना है। मोलैरिटी कितना? 0.1। एन फैक्टर कितना? 1। कौन है ये? NaOH। कितने OH माइनस है? 1। एन फैक्टर कितना? 1। वॉल्यूम किस में लिखना है? लीटर में। कितना दे रखा है? मिलीलीटर में। 100 अपॉन 1000। इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट का आंसर आ जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज 12.6। एक बच्चे ने लिखा है इफ न्यूट्रलाइजिंग नॉट गिवन देन व्हाट टू डू। एसिड बेस को मिलाओगे तो कुछ नहीं करेंगे, बातें करेंगे, हेलो एसिड हेलो बेस। यार रिएक्शन तो होगी ना, एसिड बेस का रिएक्शन होके सॉल्ट बनना, यही तो न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन होगा कैसे नहीं? अब एसिड अलग कंटेनर रखा है, बेस अलग कंटेनर रखा है, तो फिर काहे का अपन, जब रिएक्शन ही नहीं है तो काहे का ग्राम इक्विवेलेंट। याद करो मैंने क्या कहा था, कोई कह दे रिएक्शन हुई, ये नहीं सोचना है क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस कोई कह दे रिएक्शन हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर डी। आंसर चेक करिए, 12.6 आ रहा है कि 1 पॉइंट आ रहा है? यार 12.6 तो आएगा, कैसे कर रहे बेटा? आंसर चेक करिए, 12.6 आ रहा है क्या? 12.6 इज द करेक्ट आंसर। ये हो सकता है कभी मैं इधर उधर डॉट हो जाए, टाइप करते करते कभी इधर हो सकता है। 12.6 इज द करेक्ट आंसर। 12.6 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट, कोई दिक्कत किसी को इस सवाल में? अगर आप सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक मिनट, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन 111 ग्राम 111 gram of metal chloride MCl3, 71 gram chlorine is present. 71 gram chlorine is present. Then find the equivalent weight of metal. Then find the equivalent weight of metal. मेटल क्लोराइड का 111 ग्राम है, उसमें क्लोरीन 71 ग्राम है, तो अपने को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। इस सवाल का आंसर सभी बच्चों को लेकर आना है, चाहे फॉर्मूला लगाओ, चाहे फील करो, चाहे जो करो, मुझे आंसर चाहिए एक एक बच्चे का। क्लोरीन है यार, क्लोरीन का वेट दिया है, मेटल क्लोराइड का वेट दिया है, मेटल का वेट नहीं निकाल ले, क्लोरीन का वेट दिया है, मेटल क्लोराइड का वेट दिया है, मेटल का वेट नहीं निकाल ले। अरे मेटल का वेट निकला उसके बाद तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, लाइन से आंसर आ रहे सभी बच्चों के। वेरी 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 गुड बेटा। न्यूमेरिकल एक आदत होती है, करते रहना होगा। क्या बात है, बहुत 55.5 कहां से आ रहा है? ऑलराइट, ऐसा कौन है जिसको सवाल में हवा नहीं लगी था? आप करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? रेज योर हैंड, हाथ खड़े करेंगे जिसको समझ में नहीं। सबसे पहले कौन दिया?
इतने आंसर आगे आज पहले देखने की मतलब ही नहीं है। आज न जाने कितनों ने दिया, बहुत सारे आंसर, जितने बच्चे ऑनलाइन सबने आंसर दे दिया है, कुछ ने गलत दिया ऑब्वियसली। कुछ तो इतने आलसी हैं बस नंबर लिख दे रहे सर आप सॉल्व कर लो। एक बच्ची को इतना विश्वास है, बोले मैंने दिया सर आप तो देख लो, आप देखो मैंने दिया है। ऑल राइट, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यार कितना सिंपल सवाल, इसे सॉल्व करें क्या, सॉल्व करें क्या इसे, चलो कर देते हैं। 71 ग्राम क्लोरीन है, तो वेट ऑफ क्लोरीन आ गया कितना 71, तो वेट ऑफ मेटल कितना 111 माइनस 71 इक्वल टू 41 40। ये किसको समझ में नहीं आया 40 पहले ये बता दो, वरना जब मैं आगे पहुंच जाऊंगा तो पूछोगे सर ये 40 कहां से आया। ये किसको समझ में नहीं आया 40, वेट ऑफ मेटल 40 किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया। हाथ खड़े करने हैं बस, वो लाल निशान में देख जाता, आपका नाम नहीं देखना, बस लाल लाल रंग देखता हूं मैं। ऑलराइट, सबको आ गया। तो यार वेट ऑफ मेटल आ चुका है, वेट ऑफ क्लोरीन पता है कहां कुछ सवाल में, फॉर्मूले से कर ले क्या, फॉर्मूले से कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5 इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल 40, वेट ऑफ क्लोरीन 71 इनटू 35.5। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा एंड द करेक्ट आंसर इज 20। करेक्ट आंसर इज 20। करेक्ट आंसर इज 20। करेक्ट आंसर इज 20। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले किसने दिया। इसमें नाम पढ़ूंगा मैं, जो सबसे पहले आंसर देगा। बेसिसिटी 200, एसिड है कि एसिड की दुकान, बेसिसिटी 200 कैसे पॉसिबल है, थिंक अगेन, कितने सारे H प्लस निकलेंगे 200। ऑलराइट, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता किसी को मुझे ये बताना है सवाल में करना क्या है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, एसिड है बेस रिएक्शन हो गई सॉल्ट बन गया, मिला दिया सॉल्ट बन गया, इसमें क्या समझ में आ रहा है। अपने को बताना है बेसिसिटी ऑफ द एसिड, अपने को एनफैक्टर बताना है, एसिड की बेसिसिटी बेस की एसिडिटी, अपने को एनफैक्टर बताना है। तो जब आप लिखोगे इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एनफैक्टर, तो एनफैक्टर ही निकालना है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया था उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है श्वेता। सबसे पहले इन्होंने सही आंसर दिया, वेल डन बेटा, आप बधाई के पात्र हैं। ऑलराइट, देखिए सवाल करें तो करें कैसे, फिर वही कंसेप्ट, क्या करें इसमें, फिर वही कंसेप्ट, क्या एसिड और बेस की रिएक्शन हुई सॉल्ट बन गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यार आपको सवाल करने में मजा तो आता है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या दे रखा है वेट, तो लगाइए ना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इधर क्या दे रखा है नॉर्मेलिटी, तो कौन सा लगा है नॉर्मेलिटी वाला, तो क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी में मोल फैक्टर नहीं होता, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, सारी वैल्यू पुट करिए। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो वेट दे रखा है 1.25 अपॉन इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट, अरे इतना आसान है, आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है सवाल में 200 यार एसिड का, वो भी नहीं सोचना आपको, अपॉन इन फैक्टर, अरे वही तो पता करना है सर, नॉर्मेलिटी कितनी 0.5, वॉल्यूम कितना 25 ml के लीटर, ml किसमें कन्वर्ट कर ले लीटर में अपॉन 1000। यार हम हाइड्रोक्साइड देख के नहीं बताएंगे, क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरी की बातें पढ़ते हैं।
अभी तक आपने जो न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। सबसे जरूरी है आप कंसेप्ट सीखिए और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिए। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए कुछ देर के लिए, ठीक है? मैं आपको जितने सवाल यहाँ कराता हूँ, जिन बच्चों से बन जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो मॉड्यूल सॉल्व करें, सारे सवाल बने। लेकिन ऐसा हमेशा कुछ बच्चे होते हैं जिनसे सवाल नहीं बनते क्लास में। वो सॉल्यूशन के बाद उसे अपने आप अपने घर पर फिर से रिपीट जरूर करें, ठीक है? देखिए यार, अपनी कहानी ऐसे चल रही थी कि मोल होता है ना? फिर किसी भी एटम का वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। सर आपने कहा कि इक्विवेलेंट वेट ऐसे पता करते हैं। आपने कहा कि इक्विवेलेंट वेट का फील ये है, लेकिन सर इन सबसे बड़ी जो चीज है, हमने एटॉमिक वेट को जाना था। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट को हम पता कैसे करते हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट? मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है, और वो थ्योरी आपको याद होती है तभी सवाल बनते हैं। अभी जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है, मतलब हो सकता है आज से कुछ साल पहले हम लोग इस टॉपिक को कहते हो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसमें कहूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को नजरअंदाज मत करें, इसे भी जरूर पढ़ें, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी थ्योरी हैं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, और जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आपको वो एक बार में याद हो जाए, राइट? तो मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? ऐसे एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के, और फिर ऐसे मॉलिक्यूलर वेट करने के। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट में। तो सबसे पहला मेथड है वो है इक्विवेलेंट वेट का। बच्चों आप सब जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से और याद करने की कोशिश करिएगा। बच्चों आप सब जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। मतलब अगर मुझे एटॉमिक वेट पता करना है तो मैं इक्विवेलेंट वेट से भी पता कर सकता हूं। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू equivalent weight into n factor, equivalent weight into n factor। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना आसान है कंपैरेटिवली। एटम के एटॉमिक वेट को मेजर करने के लिए बहुत टेक्निक लगानी पड़ती है, बट इस मेथड से एटॉमिक वेट बहुत आसानी से आ जाता है। बस खेल है कि आपको वैलेंसी फैक्टर, आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। आज से कई सालों पहले एक लॉ आया था जिसे कहते हैं डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ ने सबसे पहले किसी अननोन एटम का वेट निकालने का एक लॉजिकल तरीका बताया था। जिस एटम को इंसान देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था, डुलोंग और पेटिट्स के लॉ ने उस छोटे 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 एटम का एटॉमिक वेट भी बताने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो मेरा लॉ है वो केवल सॉलिड के लिए वैलिड है। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड, और सॉलिड में भी कुछ एक्सेप्शन है। एक है बेरिलियम, एक है बोरॉन, एक है कार्बन, एक है सिलिकॉन। अगर आप इसे ट्रिक के रूप में याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं बेबस कार्बन, बेबस कार्बन। ये एक्सेप्शन है जिनमें डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ नहीं लगता। सर ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है क्या? इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि किसी भी अननोन एटम का एटॉमिक वेट मेजर किया? इन्होंने कहा कि देखो यार, ये जो सब्सटेंस है इसमें कोई अननोन एलिमेंट है, इसमें कोई एटम है, मुझे उसका एटॉमिक वेट बताना है। तो उन्होंने अपने रिसर्च से ये पता किया कि जो एटॉमिक वेट है और स्पेसिफिक हीट है उसमें एक रिलेशन होता है। तो आप पहले मुझसे पूछोगे सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, पहले ये बता दो। किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है, ये वो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, ये वो हीट होती है जो 1 ग्राम सब्सटेंस को, जो 1 ग्राम सब्सटेंस को कितना हीट दिया, है ना? 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाता है। मैं अपने शब्दों में कहूं या डेफिनेशन में कहूं तो कहूंगा स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से हम बढ़ाते हैं, उसमें जितना हम हीट देते हैं वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस मार्कर की स्पेसिफिक हीट पता करना है, मुझे इस बॉटल का स्पेसिफिक हीट पता करना है, तो मैं इसके 1 ग्राम को हीट दूंगा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, मैं कहूंगा सर यही इसकी स्पेसिफिक हीट है। इंटरेस्टिंग थिंग इज
ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका एटॉमिक वेट से एक रिलेशन है। एटॉमिक वेट मेजर करना आसान नहीं है, इसलिए उसके मेजर करने के हम नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट मेजर करना कंपैरेटिवली आसान है। तो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहता है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड एक्सेप्ट बेबसी कार्बन की इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 6.4। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 6.4। अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू उन्होंने कहा एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा होता है। तो लोगों ने कहा अगर आपका ये रिलेशन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो इस मेथड से जो एटॉमिक वेट आएगा वो भी तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। बोले सही बात है, इस मेथड से जो एटॉमिक वेट आएगा वो भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं, अप्रॉक्सीमेट वेट आएगा। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ ने कहा कम से कम अप्रॉक्सीमेट तो निकला, कम से कम अप्रॉक्सीमेट तो निकला। पर लोग साइंटिस्ट कम्युनिटी चाहते थे कि अपने को अप्रॉक्सीमेट वेट नहीं चाहिए, अपने को एक्चुअल वेट चाहिए। अब एक्चुअल वेट कैसे पता करें? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ जो ये कहता है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 6.4, ये सही है, इससे आप अप्रॉक्सिमेट एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हैं। बट एक्चुअल कैसे फाइंड करें? तो एक्चुअल फाइंड करने का एक तरीका होता है जो मैं पहले थ्योरी में बताऊंगा और फिर एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा, ठीक है? बस आप सुनते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत लिखते रहना। तो सवाल यह है कि अब हम एक्चुअल कैसे पता करें? तो एक्चुअल पता करने के लिए अपने को सवाल में गिवन होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। क्या गिवन होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। बोलो होता है। ये जो एटॉमिक वेट हमने अप्रॉक्सीमेट वाला निकाला ये यहां पुट कर देंगे। सवाल में इक्विवेलेंट वेट दिया होता है, उसे निकालना आसान होता है, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन करके बता देते हैं। एटॉमिक वेट जो निकाला वो अप्रॉक्सीमेट है, एक्चुअल निकालने की खोज चल रही है। हम यहां से एन फैक्टर निकाल लेते हैं, एन फैक्टर हो जाता है एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां से जो एन फैक्टर आता है वो आएगा फ्रैक्शन में 2.9, 2.8, 3.1 कुछ ऐसा आएगा, 1.9। ये जो एन फैक्टर आया इसे आप अप्रॉक्स ले लो एक होल नंबर में, मतलब 2.9 को ले लो 3, क्योंकि एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता यार, एन फैक्टर कभी डेसिमल नहीं हो सकता यार। एन फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1.5, 2.5, 3.5 नहीं होगा। किसी भी एटम पे चार्ज 1.5 है, +1 है, +2 है, सर आधा है, पौने है, ऐसा नहीं होगा। तो एन फैक्टर को आप अप्रॉक्स ले लो, इसे 3 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, एन फैक्टर को आप क्या ले लोगे? अप्रॉक्स। अब एन फैक्टर कैसा आ गया? अप्रॉक्स। तो जैसे अप्रॉक्स एन फैक्टर आया, अब इसकी मदद से आप निकाल लोगे एक्चुअल एटॉमिक वेट। फिर से इस फॉर्मूले में आ जाओ। अभी मैंने इस फॉर्मूले की मदद से एन फैक्टर निकाला, अब एन फैक्टर जो आया उसको अप्रॉक्स ले लिया। अब उस अप्रॉक्स एन फैक्टर के यहां उसको अपन ने अप्रॉक्स करके ले लिया, उस एन फैक्टर के यहां पुट कर दो, यहां से आ जाएगा एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्वल वेट। ये पूरा प्रोसेस होता है, यहां से जो एटम का एटॉमिक वेट निकलेगा वो एक्चुअल एटॉमिक वेट निकलेगा। कैसा निकलेगा बच्चों? एक्चुअल मतलब डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ की मदद से हम लोगों ने डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ की मदद से हम लोगों ने सबसे पहले निकाला अप्रॉक्सीमेट, और फिर जब अप्रॉक्सीमेट निकल गया तो उससे हमने निकाला एन फैक्टर, फिर जो एन फैक्टर निकल गया तो उससे हम लोगों ने निकाला एक्चुअल एटॉमिक वेट। कुछ ऐसे, ऑलराइट, कुछ ऐसे। इसी को मैं न्यूमेरिकल की मदद समझाता हूं, लेकिन आप न्यूमेरिकल मेरे साथ अटेम्प्ट करना। ये मैं समझा रहा हूं ताकि आपकी पूरा केस समझ में आ जाए, बट आप अटेम्प्ट भी करना मेरे साथ, ठीक है? तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है बेटा, एक मेटल है, सॉलिड है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है। क्या गिवन है? स्पेसिफिक हीट। सुन रहे हो ना, सो तो नहीं गए? उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, ठीक है? अब हमें इक्विवेलेंट वेट दे रखा है और उसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछा है। जैसे इक्विवेलेंट वेट लिखा, सॉरी जैसे स्पेसिफिक हीट लिखा, समझ जाना डुलोंग पेटिट्स लॉ तो लगाना है, डुलोंग पेटिट्स लॉ तो लगाना है, ठीक है? अब अपन इसमें लगा रहे हैं डुलोंग पेटिट्स लॉ। तो स्पेसिफिक हीट गिवन है, डुलोंग पेटिट्स लॉ कहता है एटॉमिक वेट, आप सब सोचेंगे आप सॉल्व कर रहे हैं,
तो मैं कैसे लिखूं बोलो जरा। डुलोंग पेटिस लॉ कहता है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक वेट यहां से निकल जाएगा, जो एटॉमिक वेट निकल के आएगा, बच्चों बताओ वो अप्रोक्सीमेट की एक्चुअल आएगा, बच्चों बताओ वो अप्रोक्सीमेट की एक्चुअल आएगा, बच्चों बताओ वो अप्रोक्सीमेट की एक्चुअल आएगा, वो अप्रोक्स आएगा। पर सवाल हमसे क्या पूछा है, एक्चुअल। सवाल हमसे क्या पूछा है, एक्चुअल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ एटॉमिक वेट कितना आएगा, एटॉमिक वेट कितना आएगा 100। ये जो आया वो कैसा है, अप्रोक्स। चलो निकाल ले एग्जैक्ट, उसके लिए जाना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट के पास। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ये जो अप्रॉक्स वाला निकला उसे यहां पुट कर दें, तो यहां से अपने पास हो जाएगा एन फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट 100 अपॉन 34। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 100 बाई 34 बोलो कितना आएगा, 100 बाई 34 बोलो कितना आएगा, 100 बाई 34 बोलो कितना आएगा 2.9। बहुत अच्छे, 100 बाई 34 कितना आएगा 2.9। कैसे अप्रॉक्स ले ले, क्योंकि एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन फैक्टर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसे हमने ले लिया 3, एन फैक्टर आ गया, सवाल खत्म हो गया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर अपन ने निकाल लिया, वैल्यू को पुट कर दो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा actual atomic weight, that is 34 into 3, and the correct answer is 102. Correct answer is 102. एक बार सारी प्रोसेस को रिपीट कर लो। सबसे पहले डुलोंग पेटिट लॉ लगाया, कैसे पता चला डुलोंग पेटिट लॉ लगाया, क्योंकि सवाल में स्पेसिफिक हीट दे रखा था, तो स्पेसिफिक हीट की मदद से अपन ने सबसे पहले अप्रॉक्स निकाला, फिर अप्रॉक्स आ गया तो एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर कैसे निकाला, इक्विवेलेंट वेट की मदद से, इक्विवेलेंट वेट की वजह से निकल गया एन फैक्टर, फिर हमने उसी एन फैक्टर से निकाल लिया उसका एक्चुअल एटॉमिक वेट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ऑल राइट बेटा, मैं एक सवाल दूंगा आपको, चिंता मत करो, पर अभी मुझे कुछ और बात करनी है। आप सबको क्लियर है, बट क्योंकि इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है तो वो हैंडआउट में क्लियर कर दिखता है, मैं इसे मिटा देता हूं, पर इसका आंसर है 102, वही लिखा है जैसा मैंने लिखा है। इज दिस क्लियर? वेल डन। चलिए, तो मैंने आपसे बात करी कि भैया हम किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट कैसे पता करें। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट वाला मेथड, फिर मैंने आपको बताया डुलोंग एंड पेटिट लॉ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो पहले आइसोमॉर्फस क्या होता है इसको समझिए। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है? आइसोमॉर्फस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला एक होता है। स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला एक होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2SO4 and K2CrO4 है ना, तो H2SO4 K2CrO4 2 2 1 1 4 4 O4 O4, यहां पे ये जो एटम है बदल रहा है, ठीक है। ऐसा हमेशा नियम नहीं होता कि एक एटम चेंज हो, ठीक है। जैसे H2SO4 और K2CrO4 भी एक आइसोमॉर्फस है। ZnSO4.7H2 FeSO4.7, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फस। .7H2 सल्फेट सल्फेट, बदला तो क्या बदला, Fe और जिंक, बदला तो क्या बदला, Fe जिंक और Mg। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, या मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, H2SO4 K2CrO4 ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। ZnSO4 FeSO4 MgSO4 ये भी आइसोमॉर्फस है। क्या KClO3 और KMnO4 को आइसोमॉर्फस कहना सही होगा? क्या KClO3 और KMnO4 को आइसोमॉर्फस कहना सही होगा? एंड आंसर इज नहीं। सर क्यों सही नहीं होगा? दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। जब ऐसे क्रिस्टल, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जिनका सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला होता है, जिनका एक जैसा शेप होता है, साइज होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस की खास बात बताता हूं, जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इमेजिन करो मैंने कहा मेरे पास एक अननोन मेटल का कार्बोनेट है, मेरे पास एक अननोन मेटल का कार्बोनेट है जो कि आइसोमॉर्फस है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो आप समझोगे अच्छा ये अननोन मेटल का कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आइसोमॉर्फस है, मतलब यहां पर जो वैलेंसी है वही यहां पर वैलेंसी है, यहां पर जो वैलेंसी है वही यहां पर वैलेंसी है, यहां पर जो वैलेंसी है वही यहां पर वैलेंसी है। अगर मुझे पता चल जाए कि कोई सब्सटेंस अननोन आइसोमॉर्फस है उसके साथ, तो उसमें जो एटम की वैलेंसी है वही वैलेंसी यहां भी होती है, वही वैलेंसी यहां पर भी होती है। इस कंसेप्ट से हमें वैलेंसी पता चल जाएगा, और जब वैलेंसी पता चल जाएगा तो सवाल सॉल्व करना बहुत आसान होगा। द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर द सेम। सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कई कई बार लगता है ना कि अपने को एन फैक्टर मिल जाए मजा आ जाए, तो इससे अपने को एन फैक्टर मिल जाएगा, वैलेंसी मिल गया, एन फैक्टर मिल गया, उसके बाद तो खेल ही खत्म है। तो आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लें क्या? एक एग्जांपल ले लें क्या बच्चों? ऑलराइट, अरे यार इसका सॉल्यूशन है। सवाल है आपके सामने, कार्बोनेट ऑफ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। सुनो सुनो सुनो, कार्बोनेट ऑफ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। एक मेटल का कार्बोनेट है, वो MgCO3 के साथ आइसोमॉर्फस है। मुझे नहीं पता वो मेटल क्या है, बट मुझे ये पता है कि वो MgCO3 के साथ आइसोमॉर्फस है। तो हमने उस मेटल कार्बोनेट का अपने से ही फॉर्मूला मान लिया MCO3। अब जो MCO3 है वो MgCO3 के साथ आइसोमॉर्फस है। सर ने कहा था जब कभी कोई सब्सटेंस आइसोमॉर्फस होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। यहाँ पे Mg पे कितना चार्ज है? +2। मतलब यहाँ पे M पे कितना चार्ज होगा? +2। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। मतलब इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 2। एन फैक्टर में पता चल गया। अब सवाल कह रहा है इफ 6.091% कार्बन इज प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनेट। ये जो मेटल कार्बोनेट है इसमें इन्होंने मुझे कार्बन का परसेंट दे दिया है। कार्बन का कितना परसेंट दिया है? 6.091% दे रखा है। देन व्हाट विल बी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल? तो मेटल का एटॉमिक वेट कितना होगा? सवाल को समझ लिया। अपन ने मेटल कार्बोनेट माना MCO3, वो आइसोमॉर्फस है MgCO3 के साथ, तो हमने उसका चार्ज मान लिया +2। हमें पता क्या करना है भैया? एटॉमिक वेट। सवाल में दिया क्या हुआ है? परसेंटेज। तो मन में सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आएगा? परसेंट प्योरिटी का आएगा, परसेंट यील्ड का आएगा, कि परसेंट कंपोजिशन का आएगा? सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आएगा? ये सवाल पढ़ के मन में कौन सा फॉर्मूला आएगा? यार परसेंटेज दिया है कार्बन का, परसेंटेज कंपोजिशन का कंसेप्ट आएगा। मन में तुरंत किसका फॉर्मूला आएगा? परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला आएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला याद होगा। एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। किसका परसेंटेज दिया है? कार्बन का। कितना दिया है? 6.091 इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। ये पता कैसे चला? हमें पता चल गया वो आइसोमॉर्फस है। ये सब कुछ कहां से पता चल रहा? क्योंकि बस उसमें एक वर्ड लिखा है आइसोमॉर्फस। समझ में आ रहा है क्या? बच्चों थक गए क्या? समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। मैं आपका पहले मैंने आपसे पूछा समझ में आ रहा है क्या? बच्चों ने कहा यस सर यस सर। फिर मैंने कहा थक गए क्या? अच्छा, अब समझ में आ रहा है यस सर किसका है, थक गए का है, समझ में का है? खैर, तो ये मुझे पता चल गया कि कार्बन की जो एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि सवाल में लिखा था आइसोमॉर्फस, तो एटॉमिसिटी कितनी? 1। सर आपने MCO3 का फॉर्मूला, आपने मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला M2CO3 क्यों नहीं माना? बेटा क्योंकि MgCO3 से आइसोमॉर्फस है, यही मानना पड़ेगा। समझ में आया? खेल खत्म हो गया। तो 1 इंटू एटॉमिक वेट 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100। सॉल्व किया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 200। सवाल हमसे क्या पूछा? एटॉमिक वेट। अब MCO3 में एक एटम M का है, कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के हैं, तो M को M, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, M इक्वल टू 140। ठीक है, तो जब कभी कहा जाता है ये सब्सटेंस आइसोमॉर्फस है, तो आपको समझ जाना उसकी वैलेंसी सेम है और वही स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट। उसमें अपन ने पढ़ा डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, उसमें अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कि अभी बता दूं? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी 2 मिनट आप सब ऑनलाइन रहेंगे, आपको होमवर्क देना है आज का, और आपसे आज की क्लास का हैंडआउट शेयर करना है। सबसे पहले हैंडआउट शेयर करूंगा और फिर होमवर्क। 1 मिनट।
से करते चलिए, उनको बार-बार करते चलिए। मॉड्यूल आप सबके ऐप पर है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए यार। मॉड्यूल आप सबके ऐप पर है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कुछ दिन में आ जाएगा। मैंने अभी आप सबसे आज की क्लास का हैंडआउट शेयर किया है। प्लीज उसे डाउनलोड कर लें। ये सब आपको लिंक पर भी मिल जाएगा जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी। ठीक है क्या? दूसरी बात मैंने कहा इन सब चीजों के लिए परेशान मत होइए। आपको जो हैंडआउट मिला बस उसे पढ़ते रहिए, उस सवालों को बार-बार करिए। थर्ड पॉइंट जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है पहले उससे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आपको करना रहेगा बिगिनर बॉक्स 5 तक, अप टू बिगिनर बॉक्स 5 जिनके पास है। नहीं है तो आप पुराना भी सॉल्व कर सकते हैं या कोशिश करें डिजिटल से ही करें। ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन अप टू 39। तीसरा आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में से आपको करने हैं 79 तक, अप टू 79। एक बच्चे ने कहा सर डाउट कहां से पूछें? अभी डाउट के लिए आपके पास ई सॉल्यूशन ऐप है, आप वहीं से डाउट पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई मुझसे पर्सनल डाउट पूछना चाहता है तो मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तुरंत रिप्लाई ना मिलने पे घबराएंगे नहीं, मुझे फिर से कॉल या मैसेज कर लेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैंडआउट नहीं मिला बेटा, एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो, मिल जाएगा। ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।